नमस्कार मेरे प्यारे भाई, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। साथियों, हम लोग जो है अब गणित के कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था त्रिभुज, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले थे। हालांकि हमने इसके बहुत पहले जो है इस चैप्टर पे वीडियो बना रखा था। टोटल 4 लेक्चर इसमें हुए थे। आप जाकर के हमारे जितने भी पिछले लेक्चर हैं उसको देख सकते हैं और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो हमने जो है वहां पर पर्सनालिटी 6.2 के ऊपर बात कर रहे थे और पर्सनालिटी 6.2 में अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर लिए थे। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी मेरे भाई जो है अब तक पिछले वीडियो को नहीं देखोगे वो देख लेंगे, क्योंकि अगर वो यहां से पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद उनको बातें समझ में ना आए। इसलिए जो है आप लोग जो है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबों से कि जाकर के मेरे पिछले क्लास की सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको प्रॉपर बातें समझ में आए और सवालों को लगाने का एक पर्पस या एक पैटर्न पूरा अच्छे से समझ में आने लगे आप लोगों को। ठीक ना? तो जो भी बातें आएगी मैं पिछले वाली क्लास को इसमें ऐड करते चलूंगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो एक बार मेरी पिछले वाली क्लास को जरूर देखिएगा, ये सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है। और ये पर्सनालिटी 6.2 मतलब 6.2 का है और 6.2 में हमने जो है अब तक दो क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 3 कहता क्या है। ये कह रहा है क्या कि आकृति आकृति के पास बनाया हुआ प्रश्न में कह रहा है आकृति में यदि यलयम समांतर सीबी, मतलब ये कह रहा है क्या कि जो आपका यलयम है ये वाली रेखा ये सीबी के समांतर है, सीबी के समांतर है। अर्थात ये इसकी बात कर रहा है कि ये वाली रेखा इसके समांतर है और एल एन की बात कर रहा है, एल एन समांतर मतलब ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो हमको सिद्ध करना है क्या ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी है, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो अब सवाल में हमें हमारे पास जो दे रखा है उसका हम लोग पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जो सिद्ध करने वाला है उसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए इधर मैं इसका हल करता हूं मेरे भाई। सोल्यूशन में लिखते हैं आपके पास सवाल में क्या दिया है। दिया हमारे पास है सवाल में क्या देखिए, एक तो आपका ये दिया है एल एम समांतर में दिया है सी बी, और एक हमारे पास दिया है एल एन समांतर ये दिया आपके पास सी डी, ये दिया हुआ है। हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए ध्यान से इधर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखते रहिएगा। सिद्ध करना है मेरे भाई क्या कि ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे ए डी लिखा जाए इसको। ये हमको सिद्ध करना है ए एम बटे में ए बी बराबर हमको लाना है ए एन बटे में ए डी, ये हमको सिद्ध करना है। तो अब क्या किया जाए जरा गौर करिएगा। देखिए सवाल में एल एम समांतर सीबी दे रखा है, जो आपका एल एम समांतर है वो सीबी है। आप इस ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ए बी सी की बात कर रहा है। तो हम इसमें बात करते हैं, यहां पर लिखते हैं, जरा गौर करिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं इसका डेरिवेशन। क्या लिखेंगे यहां पर कि त्रिभुज ए बी सी में, और त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास क्या है कि एल एम समांतर सीबी है। इसको लिखा जाएगा कि हमारे पास दिया एल एम समांतर हो जाएगा सीबी। और आप जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा एक रेखा से समांतर खींची जाए तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। ये थेल्स प्रमेय कहता है ना? तो हम लिखेंगे पर क्या कि अतः थेल्स प्रमेय से जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, ये थेल्स प्रमेय कहता है। और थेल्स प्रमेय मैंने इसके पिछले वाले क्लासों में पढ़ा दिया है, इसलिए मैंने कह रहा हूं ना कि जो भी साथी मेरे पिछले क्लास को नहीं देखे होंगे एक बार जरूर देख लेंगे, ताकि थेल्स प्रमेय क्या होता है ये समझ में उनको आ जाए। तो मैं उसी का यूज कर रहा हूं। देखिए ये आप लिखेंगे क्या, अतः थेल्स प्रमेय से थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि हम आगे जिस प्रमेय का प्रयोग करेंगे वो लिखेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय से क्या आएगा मेरे भाई, ये आएगा आपके पास क्या एल बटा एल सी। ये कहता है हमारे पास एल बटा हो जाएगा आपका एल सी बराबर में आएगा ए एम बटा एम बी, क्योंकि हमें ए एम लाना है तो ए एम बटा एम बी हो जाएगा। ये आएगा ए एम बटा हो जाएगा हमारे पास एम बी
और इसको हम लोग नाम देंगे समीकरण नंबर ए नाम देंगे। ठीक है, जैसे हमने इस ऊपर वाले त्रिभुज में बात की थी सेम वैसे नीचे वाले में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि एल समांतर में आपका सी दे रखा है, तो हम दूसरे त्रिभुज में बात करेंगे। दूसरा त्रिभुज कहां से कहां तक होगा? ए डी सी, ये हमको मिलेगा। तो मैं आगे लिख रहा हूं यहां पर क्या कि त्रिभुज ए डी सी में, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, और त्रिभुज ए डी सी में यल एन समांतर सी डी दे रखा है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। यहां पर ये दिया है हमारे पास क्या, एल एन समांतर दिया है सी डी, क्योंकि यहां पर भी है हमारे पास। और जब ये रेखा इस भुजा के समांतर है, दोनों का अनुपात इस अनुपात के बराबर हो जाएगा। लिखते हैं इसको भी। तो ये किससे आता है? थेल्स प्रमेय से। लिखेंगे यहां पर क्या, अतः थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय से हमको क्या मिलने वाला, जरा गौर करेगा। थेल्स प्रमेय से मिलने वाला है हमको क्या कि आएगा एल बटा एल सी, वही काम आएगा एल बटा हो जाएगा एल सी, बराबर हमारे पास आएगा ए एन बटा एन डी, हो जाएगा ए एन बटा हो जाएगा एन डी, और इसको हम लोग नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब जरा गौर करिए, समीकरण 1 और 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका एल बटा एल सी है और इसमें भी आपका एल बटा एल सी है, अर्थात समीकरण 1 और 2 का ये वाला पक्ष बराबर है। तो जब आपके दो समीकरण के एक पक्ष बराबर होते तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाता है। ये हम लोग मैथमेटिक्स के नियम जानते हैं। मतलब ये कि जो आपका ये दिया है एल बटा एल सी, इस चीज की बात कर रहा हूं, ये जो आपका दे रखा है ये वाला, वो इसके बराबर है। तो भैया जब ये आपस में बराबर है तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। थोड़ा मैं इसको यहां लिख दूं नीचे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को क्या मिलने वाला है, ए एम बटा एन बी, ये आएगा एन बी बराबर में होगा ए एन बटा एन सी, हो जाएगा ए एन बटा हो जाएगा एन सी। चूंकि हमको ये मिला और हमें लाना क्या है, ए एम बटे में ए बी, और यहां पर आया ए एम बटे में एम बी आया है, अर्थात इस ए बी को लाने के लिए ए से बी तक चलना पड़ेगा। मतलब ये पूरी दूरी हमको लानी है ए से बी तक, तो यहां से यहां तक लाना है, और हमारे पास जो यहां पर एम बी दे रखा बटे में। तो हम लोग क्या करें कि पहले इस चीज को थोड़ा सा उल्टा करें, मतलब एम बी को भेजे ऊपर तो एनसी भी जाएगा ऊपर, इसको व्युत्क्रम करें। और याद रखिएगा कि मैंने जब थेल्स में पढ़ा रहा था तो उसका उदाहरण नंबर 1 जो प्रश्नावली 6.1 का उदाहरण नंबर 1 है, उसी पे हम लोग अधिकांशतः बातें की थी। सेम वैसा एग्जांपल है, इसका हम लोग व्युत्क्रम करेंगे और व्युत्क्रम करने के बाद दोनों पक्षों में एक एक को जोड़ेंगे। उदाहरण नंबर 1 देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। आइए हम इसको व्युत्क्रम करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। इसको यहां लिख रहा हूं मैं क्या कि व्युत्क्रम करने पर, लिखेंगे यहां पर क्या कि व्युत्क्रम करने पर, और जब व्युत्क्रम करेंगे मेरे भाई तो हमको क्या मिलने वाला, गौर करेगा। व्युत्क्रम करने पर क्या आएगा, ये एम बी जाएगा ऊपर तो आएगा एम बी, और बटे में आएगा ए बी, क्योंकि हमें ए बी को सेफ रखना है, सॉरी नहीं, एम बी जाएगा ऊपर और ए एम आएगा नीचे, ए एम होगा ए एम बराबर, हाई एन सी जाएगा ऊपर तो आएगा एन सी, और बटे में आएगा हमारे पास ए एन हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या करना है कि ए एम और एनसी, जो आपका एम और एनसी है, इसको सेफ रखना है, इसलिए मैंने इसको जो है बटे में लाया, और जो बटा हुआ था इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसलिए लिखा गया यहां पर व्युत्क्रम करने पर। ठीक ना। अब आगे जरा गौर करेगा, हम क्या करें, चूंकि एमबी है, ये एमबी है, अगर इस एमबी में एम को जोड़ दें तो आपका पूरा ए बी यहां तक मिल जाएगा। तो ये ए बी कैसे बनेगा, इसमें हम लोग पहले एक को जोड़ेंगे इधर भी और इधर भी। तो देखिए क्या हमारे पास आने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम क्या करेंगे, देखिए सभी लोग, पहले इसमें ए बी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इट इंप्लाइज दैट, ये आएगा एम बी बटा आपका ए एम, और इसमें मैंने +1 जोड़ दिया, इधर भी तो इधर भी जोड़ेंगे, ये बराबर में आएगा आपके पास एन सी बटा हो जाएगा ए एन, प्लस मैंने 1 जोड़ दिया, दोनों साइड में एक एक को जोड़ दिया है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा एम बी
प्लस एम बटे में हो जाएगा एम बचेगा आपका बराबर इसका गुणा करें इसमें तो आएगा एनसी प्लस एन और बटे में आपके पास एन था ये हमारे पास। अब देखिए एम बी प्लस एम, मैं यहां करेंगे बात कि एम बी और एम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा पूरा ए बी बनेगा, क्योंकि यहां पे जोड़ रहे हैं इस चीज को। तो ये हमारे पास आएगा क्या ए बी और बटे में आपका ए एम था बराबर एनसी बटा ए एन। आपका तो एनसी कहां गया, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या यहाँ पर। आपका यहाँ पर एनडी रहना चाहिए, एनडी एनडी, क्योंकि एन बटा एनडी रहेगा, यहां भी आपका एनडी रहेगा, डी कर लीजिएगा और यहां भी डी कर लीजिएगा, ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, यहां भी डी आएगा। तो भैया हमारे पास क्या आएगा एनडी प्लस एन, ये एनडी और प्लस एन इसको जोड़ेंगे तो हमारा पूरा एडी बनेगा। तो यहां पर आएगा हमारे पास क्या एडी बटा हो जाएगा एन। अब चूंकि हमने क्या करना है कि एम बटे में ए बी, मतलब एम ऊपर है ए बी नीचे है, तो एम को ऊपर करेंगे तो इसका हमें फिर से व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला लिखेंगे आप क्या कि व्युत्क्रम करने पर लिखा जाएगा यहां पर थोड़ा सा व्युत्क्रम करने पर, और व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा ये एम जाएगा ऊपर और बटे में आएगा आपका ए बी बराबर हाई एन जाएगा ऊपर, ए एन बटा हो जाएगा एडी। और हमको यही प्रूफ करना था। काफी बढ़िया सवाल था मेरे भाई, आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे सवालों को तो लग जाएगा, ठीक ना। आप इसको देख के नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है मिटा करके इसको बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। मिटाता हूं इसको। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 अभी कंप्लीट किया है, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता क्या है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे कि जो भी साथी मेरे पिछले वाले क्लास को नहीं देखेंगे त्रिभुज वाला चैप्टर एक बार जरूर देख लेंगे, ताकि उनको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम और कुछ प्रॉपर्टी थी वो एकदम अच्छे से समझ में आने लगे, ठीक है ना। आइए देखिए ध्यान से जरा, ये कह रहा है क्या कि आकृति में, ये आपके पास आकृति है प्रश्न में दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि डी समांतर एसी है। पहले तो मैं बना दे रहा हूं कि किसकी बात कर रहा है, डीई। डी कहां गया भाई, इसकी बात कर रहा है डीई, अर्थात इसकी बात कर रहा है ये वाला, इसकी बात कर रहा है डीई समांतर में आपका एसी है, इसकी बात कर रहा है ये और ये समांतर है। फिर कह रहा है डीएफ समांतर एई है, डीएफ जो आपका ये वाला है, ये वाला इसके समांतर है। ऐसे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके समांतर है। और सिद्ध करने के लिए कह रहा है क्या कि बी एफ बटे में एफ ई बराबर बीई बटे में ईसी, हमको ये दिखाना है, वो तो बात की बात है। फिलहाल हमारे पास जो दिया उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या दिया हमारे पास से, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं यही सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन, इसका हम लोग सोल्यूशन यही स्टार्ट करते हैं और इसमें लिखेंगे यहां पर क्या कि दिया है क्या क्या दिया जरा देखिए ध्यान से। एक तो आपके पास ये दिया है डीई, मतलब डीई इसकी बात करा डीई, ये थोड़ा आपका डी है, डीई ये समांतर है किसके, एसी के, तो हो जाएगा हमारे पास एसी। तथा लिखिएगा एक और हमारे पास डीएफ, आपको यहां दिया है डीएफ, तो हो जाएगा डीएफ ये समांतर आपके पास है, डीएफ समांतर में एई दिया है, एई दिया है, ये हमारे पास दिया है। हमको सिद्ध करना है ये चीज, तो लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि सिद्ध करना है, इस चीज को भी थोड़ा लिख दिया जाए यहां पर कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, देखिए जाएंगे इधर, सिद्ध करना है क्या कि बीई बटे में ई एफ एफ ई, ये दिखाया बी एफ है आपका, बी एफ बटे में एफ ई बराबर हमको लाना है बीई बटे में ईसी, ये आएगा बीई बटे में हो जाएगा हमारे पास ईसी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे पास इसका प्रयोग करना है, डीई समांतर एसी है, अर्थात डीई समांतर एसी दिया है, इसको हम लिखते हैं। और ये दिया है डीएफ, आपका डीएफ समांतर एई है। तो पहले मैं इस वाले त्रिभुज की बात करता हूं, ए
बी ई, इसकी बात करता हूं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहां से कहां तक हम लोग बात करेंगे? ए, उसके बाद चलेंगे बी, उसके बाद चलेंगे किस पे? ई पर। इस वाले की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। और इसमें देख रहे हैं क्या कि जो डीएफ है वो समांतर आपका ए दिया है। इसको लिखते हैं, यहां पर है, लिखेंगे, थोड़ा सा गौर करिएगा इस चीज को, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए क्या आएगा हमारे पास, त्रिभुज ए बी ई में लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई में, और त्रिभुज ए बी ई में आपका डीएफ समांतर में ए दे रखा है, डीएफ ये समांतर है आपका ए ई, ये दे रखा है आपके पास। अच्छा, जब ये भुजा इसके समांतर है तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का अनुपात के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये किस प्रमेय से आता है? थेल्स प्रमेय से। तो लिखेंगे यहां पर अतः थेल्स प्रमेय से, अतः ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय से क्या आने वाला है, जरा गौर करिएगा। ये आएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा बी डी बटे में डी ए। ये कर सकते हैं क्योंकि हमें इधर ही से चलना है, अर्थात बी एफ इधर चलना है, इधर चलना है, तो मैं स्टार्ट यहीं से कर रहा हूं इस चीज को। ये आएगा हमारे पास क्या, बी डी बटे में आएगा डी ए, और ये बराबर हमारे पास होगा बी ई बटे में एफ ई, ये मिलेगा बी एफ मिलेगा, बी एफ बटे में हो जाएगा एफ ई मिलेगा। और इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं, है ना। तो अभी तो मैंने इस वाले त्रिभुज में मैंने बात किया है। अब आपके पास दिख रहा है क्या कि डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी अर्थात ए बी सी त्रिभुज की बात होगी, अब बड़े त्रिभुज की। इसको लिख रहा हूं यहां पर क्या कि त्रिभुज ए बी सी में, और त्रिभुज ए बी सी में आपका जो डीई है वो समांतर है किसके? एसी के। तो हमारे पास आएगा डीई, ये समांतर में दिया है एसी, और जब ये वाली रेखा इसके समांतर है तो इन दोनों का अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना है कहां से कहां तक अनुपात लेना है, और ये थेल्स प्रमेय कहता है। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या, अतः करके, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय से हमको किसका अनुपात मिलने वाला है बराबर करके? हमको पहले मिलेगा बी डी बटे में डी ए, ये मिलेगा बी डी बटे में डी ए, और ये बराबर आएगा बीई, क्योंकि बड़े त्रिभुज की बात हो रही है, ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज है, तो बीई बटे में ईसी हो जाएगा। ये आएगा बीई बटे में हो जाएगा ईसी, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2, ये मिलेगा। अब समीकरण 1 और 2 देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और 2 में बीडी बटा डीए, इसका मतलब ये है कि इसमें ये वाला पक्ष जो है आपका, ये वाला पक्ष और इसमें ये वाला पक्ष दोनों बराबर है मेरे भाई। और जब दोनों बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। तो इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं क्या कि समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे यहां पर क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलने वाला है, जो बी एफ बटे में एफ ई है, बी एफ बटे में एफ ई, ये बराबर में आ जाएगा किसके? बीई बटे में ईसी, बीई बटे में हो जाएगा ईसी। और मेरे भाई हमको यही तो सिद्ध करना था, यही क्या करना था? सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो चलो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत आसान आसान सवाल मिलेंगे, बस आपको जो मैंने पीछे का पढ़ा दिया है, जैसे यहां पर थेल्स प्रमेय है, इसको समझना पड़ेगा। और इसी का एक विलोम था, थेल्स प्रमेय का विलोम, उसको समझना पड़ेगा। बाकी आपके लिए प्रश्नावली के सवाल बहुत इजी हो जाएंगे अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा करके अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता क्या है, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसको। तो मेरे भाई हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सवाल है और काफी आसान है, लेकिन इस सवाल में थेल्स प्रमेय का विलोम लगने वाला है ना, थेल्स प्रमेय का विलोम। और मैं बता दिया हूं कि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम एक बार जा करके हमारे पिछले वाले क्लास को जरूर देखना मेरे भाई, ठीक है ना। जब आएगा तो कैसे प्रयोग करना ये ध्यान दो, हमें बता दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए
क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आकृति में, आकृति आपके पास बनाया गया है, इसमें कह रहा है डीई समांतर ओ क्यू है। चलो भाई मैं खींच देता हूं यहां पर कि हाई जो आपका इसकी बात कर रहा है डीई समांतर आपका ओ क्यू है ये वाला, और डीएफ जो आपका डीएफ है अर्थात इसकी बात कर रहा है, डीएफ समांतर ओ आर है, इसकी बात कर रहा है इसकी, ठीक है ना। तो हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है क्या कि ईएफ जो आपका ईएफ होगा वो क्यूआर के समांतर होगा, ये दिखाना है। मतलब ईएफ समांतर क्यूआर, ईएफ समांतर क्यूआर, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? अब जो जो हमारे पास दिया पहले इसको लिखते हैं यहां पर है, देखिए ध्यान से इधर स्टार्ट कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन यहीं से। क्या दिया हमारे पास सॉल्यूशन में? ये कह रहा है क्या कि डीई समांतर में ओ क्यू दिया है, दिया यहां पर लिखते हैं दिया है, ठीक है मेरे भाई। क्या क्या दिया देखिए, ये दिया है डीई समांतर में दिया है ओ क्यू, ये दिया है, तथा एक और चीज यहां पर दे रखा है क्या कि डीएफ समांतर ये दिया है ओ आर दिया है, ये चीज दिया है। हमें सिद्ध करना है, देखिए ध्यान से इधर, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखिए गौर करिएगा, जिसको सिद्ध करना है कि जो ईएफ है ई समांतर क्यू आर, अर्थात हमें दिखाना है ईएफ समांतर क्यू आर दिखाना है, ये चीज है ना। तो कैसे दिखाएंगे वो तो बात की बात है, फिलहाल अभी आप देख रहे हैं कि जो डीई समांतर है वो ओ क्यू के बराबर है, अर्थात त्रिभुज पी ओ क्यू में हम लोग पहले चलेंगे, है ना, और थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे भाई। तो इस चीज को मैं लिख रहा हूं यहां पर, जरा गौर करिएगा कैसे लिखेंगे आप समझिए। लेकिन यहां पर त्रिभुज, पहले इसकी बात करेंगे पी ओ क्यू, त्रिभुज हो जाएगा पी ओ क्यू में, और त्रिभुज पी ओ क्यू में आपका डी समांतर ओ क्यू दिया है, डीई समांतर है आपका ओ क्यू, ये दिया है। और जब ये जो है ये भुजा इसके समांतर है तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, ये थेल्स प्रमेय कहता है। अगर भुजा समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये थेल्स प्रमेय है। तो लिखता हूं यहां पर क्या कि अतः थेल्स प्रमेय से थोड़ा सा ये लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ा लिख देंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ हम लोग यहाँ पे किस प्रमेय की बात कर रहे हैं। चलो क्या आएगा, एक आएगा पीडी बटे में डी ओ कर लिया जाए, पीडी बटे में आएगा आपके पास डी ओ बराबर पीई बटे में आएगा डी ई क्यू, ये आएगा पीई बटे में हो जाएगा ई क्यू मिलेगा, और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए यहां तक तो हमने बात कर ली। अब उसके बाद ये जो आपका डीएफ दिया है, डीएफ समांतर ओ आर दिया है, तो इस पी ओ आर की बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं, है ना, सिंपल एकदम है। तो इसको भी लिखेंगे यहां पर त्रिभुज क्या पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में इसमें बात करते हैं, और इसमें आपका डीएफ समांतर ओ आर दे रखा है, सब लिखना है इनको केवल आराम से। ये हो जाएगा डीएफ समांतर में ओ आर, ये दिया है, और जब ये भुजाएं समांतर होंगी, ये भुजा इसके समांतर है तो इन दोनों का अनुपात इस बात के बराबर होगा, ये थेल्स प्रमेय कहता है। तो लिखेंगे यहां पर क्या, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय से जब बात होगी तो हमको क्या मिलने वाला है मेरे भाई, मिलेगा क्या कि पीडी बटे में डीओ, ये आएगा पी बटे में डीओ बराबर में आएगा पी एफ बटा एफ आर हो जाएगा, पी एफ बटा एफ आर हो जाएगा, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए फिर सही बात आ गई कि भाई अगर समीकरण 1 और 2 में हाई वाला पक्ष बराबर है, ये वाला पक्ष अगर बराबर हो गया, इसके बराबर दिख रहा है आपको, तो दूसरा पक्ष भी बराबर होता है, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। आइए जगह देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से जब लिखेंगे तो यहां पर लिखिएगा, देखिए क्या लिखेंगे भाई कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलने वाला है, जरा गौर करिएगा
ये इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात आएगा पीई बटा ई क्यू बराबर में हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा हो जाएगा एफ क्या जी आर। अब देखिए ध्यान से, मेरे कहने का मतलब क्या आया, पीई बटा ई क्यू, आपका जो ये पीई बटा ई क्यू है उसके बराबर में दिया है पी एफ बटा एफ आर, मतलब बड़े त्रिभुज की बात कर रहा है ना, और बड़े त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, बराबर है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता क्या है कि जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ये वाली रेखा इसके समांतर हो जाती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ये वाली भुजा त्रिभुज के इस वाली भुजा के समांतर हो जाता है। जैसे यहां पर समांतर था तो अनुपात बराबर हुए, ये थेल्स प्रमेय से बात की। अब यहां पर इसका उल्टा है कि अगर भुजाएं अनुपात बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये वाली रेखा इसके समांतर हो जाती है थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो मैं यहां लिख रहा हूं यहां पर क्या कि अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम मतलब उल्टा, अतः क्या यहां लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, और विलोम से हमको क्या मिलने वाला है, ये आएगा हमारे पास सीधे सीधे लिखने गया कि ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर, सीधे लिखिएगा कि ई एफ समांतर होगा हमारे पास क्यू आर, और हमें यही मेरे भाई सिद्ध करना था। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, और इसमें हमें 3 बार नहीं करना था, सिंपल तरीके से हमने सवालों को हल कर लिया, ठीक ना। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। मैं इसको मिटाता हूं। तो साथियों, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और सवाल इतना बेहतरीन है कि इसको लगाने में मजा भी बहुत आएगा, ठीक ना। एक बार हम लोग पढ़ते हैं सवाल हमारा कहता क्या है। ये कह रहा है क्या कि आकृति में क्रमशः, जो आकृति यहां बनाई उसकी बात कर रहा है, आकृति में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर पी आर है, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। मतलब यहां पर दो बातें हमारे पास दे रखी है। एक तो मेरे भाई आपके पास ये चीज दिया है, ये चीज दिया है आपके पास, सवाल में ये दे रखा है, और आपके सवाल में ये दे रखा है कि आपका ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, मतलब भाई जो ए बी दिया है, ए बी समांतर में पी क्यू है, अर्थात इसकी और इसकी बात कर रहा है। ये ए बी समांतर में पी क्यू दे रखा है, और ये भी कह रहा है कि ए सी समांतर पी आर, मतलब ए सी समांतर पी आर इसकी बात कर रहा है, अर्थात ये चीज दिया आपका, ठीक ना। तो हमारे पास दो चीज दे रखा है, ए बी समांतर पी क्यू है, ए सी समांतर पी आर है। हमको ये दिखाना है क्या कि बी सी समांतर क्यू आर, मतलब ये जो बी सी है, बी सी समांतर में क्यू आर है, ये हमें साबित करने है। तो सिंपल एकदम है। पहली बात तो ये कि जितने भी सवाल आएंगे उसमें दो काम आप जरूर किया करिए, क्या कि जो आपके प्रश्न में दिया उसको लिखिए, और हमें सिद्ध क्या करना है इसको भी लिखिए। तो दो काम आपको करना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सोल्यूशन इसका। हम लिखते हैं इसमें कि जो चीज आपके पास दिया है पहले उसको लिखते हैं, जरा गौर करिएगा इस चीज को, ठीक ना। यही से स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। आपके पास सोल्यूशन में दिया है, क्या क्या दिया उसको एक बार लिखते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए कि क्या हमें दिया है। ये दिया है कि ए बी समांतर पी क्यू, ये दे रखा है। इसका मतलब आए दिया हमारे पास है कि ए बी समांतर में दिया है पी क्यू, और एक और हमारे पास दिया है ए सी समांतर पी आर। क्या दिया मेरे भाई, ए सी समांतर पी आर दिया है, ये चीज हमारे पास है। सिद्ध करना हमको ये चीज सिद्ध करना है, हमको तो ये सिद्ध करना है ना कि बीसी समांतर क्यू आर है, ये सिद्ध करना है। इसको भी लिख लेते हैं यहां पर क्या कि सिद्ध करना है, ठीक ना, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, आइए जरा देखिए ध्यान से, क्या सिद्ध करना हमको है, सिद्ध करना है कि बीसी समांतर क्यू आर, ये सिद्ध करना है बीसी समांतर में क्या भाई क्यू आर, ये सिद्ध करना है। तो अब कैसे इसको सिद्ध करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हमारे पास जो चीज दिया उसकी बात कर रहे हैं, ए बी समांतर पी क्यू जो है आपका, ए बी समांतर जो पी क्यू है, मतलब इसकी बात कर रहा है
ए बी समांतर पी क्यू है और ये आपका त्रिभुज पी ओ क्यू में चलेंगे। देख लो जरा ना, ध्यान दीजिएगा, पी ओ क्यू में ए बी समांतर पी क्यू ये दे रखा है। इसका हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो पहले तो हम इधर चलेंगे इस त्रिभुज में, फिर बाद में इधर चलेंगे इस त्रिभुज में। तो दो काम हमारे पास है। एक तो मैं त्रिभुज लेता हूं यहां पर, त्रिभुज पी ओ क्यू। चलो भाई, त्रिभुज पी ओ क्यू में, और जब ये देखेंगे तो इसमें आपका ए बी इस पी क्यू के समांतर है। लिखते हैं इसमें कि ए बी ये समांतर पी क्यू है। अब जब आपको ये पता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी भुजा के समांतर होती है तो उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये थेल्स प्रमेय कहता है ना। तो यूज करते हैं यहां पर है, लिखेंगे यहां पर क्या कि अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय यूज करेंगे मेरे भाई तो क्या आने वाला है, देखिए ध्यान जरा इधर। थेल्स प्रमेय से क्या आएगा, एक तो आपके पास आएगा क्या, ए पी ए बटे ए ओ, ये मिलेगा। ये आएगा हमारे पास, सॉरी, पी ए बटा हो जाएगा ए ओ बराबर, फिर क्या आने वाला है, फिर ये आएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा, यहां से चले, जैसे यहां से ऊपर चले यहां तक आए वैसे यहां से भी चले हम लोग है। ये आएगा बी क्यू बी बटा हो जाएगा बी ओ, ऐसे ले लेते हैं हम लोग है। तो ये आएगा क्यू बी बटे में आएगा क्यू ओ हो जाएगा, नहीं बी क्यू हो जाएगा, सॉरी, बी क्यू बी बटे में बी ओ, ये आएगा हमारे पास बी ओ हो जाएगा, और इसको नाम दे समीकरण नंबर 1। चलिए, अभी तो हमने इसका लॉजिक प्रयोग करके मैंने समीकरण 1 तक बात पहुंचाई। अभी हमारे पास एसी समांतर में क्यू आर दे रखा था, मतलब ये इसके समांतर में दे रखा है, तो इसका भी लोग प्रयोग करेंगे, और ये आपका त्रिभुज पी ओ आर की बात होगी। तो अगर लिखता हूं यहां पर क्या कि त्रिभुज, जरा गौर करेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में, और त्रिभुज पी ओ आर में क्या है कि जो आपका AC है वो पी आर के समांतर है मेरे भाई। तो इसको भी लिखते हैं यहां पर है क्या कि AC समांतर है पी आर के, और जब जो है ये वाली रेखा इसके समांतर है तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कि पी ए बटा ए ओ बराबर में आएगा आर सी बटा सी ओ, ले सकते हैं। तो इसको मैं यही लिख रहा हूं क्या कि लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये थेल्स प्रमेय से हम यूज करते हैं, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय से हमको क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर रहा हूं। ये थेल्स प्रमेय से हमको मेरे भाई ऊपर मिलने वाला है क्या कि पी ए बटा ए ओ, ये मिलेगा हमको। तो इसको मैं यहां कर रहा हूं, जरा गौर करिएगा, इसको यहां कर रहा हूं कि पी ए बटा हो जाएगा पी ओ बराबर में हमको मिलेगा क्या कि सी आर बटा सी ओ, ये मिल जाएगा, सी आर बटा हो जाएगा सी ओ, और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। चलिए, यहां तक तो हमने बात पहुंचा दी। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर हमको क्या दिख रहा है कि समीकरण 1 में पी ए बटा ए ओ दिया है, समीकरण 2 में पी ए बटा, यहां पर ए ओ रहेगा, सॉरी मैं गलती कर दिया, ए ओ रहेगा ए ओ। तो दोनों समीकरण में ये वाला पक्ष, मतलब इस वाले पक्ष की बात हो रही है, ये वाला, और इसमें इस वाले पक्ष की बात हुई, दोनों अगर बराबर है तो ये वाला भी बराबर हो जाएगा आपका। लिखते हैं इस चीज को क्या कि समीकरण 1 और 2 से, ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा, क्यू बी बटा बी ओ, ये आएगा क्यू बी बटा बी ओ बराबर में हमको मिलेगा सी आर बटा हो जाएगा सी ओ। अब जरा देखिए ध्यान से, हम क्या देख रहे हैं यहां पर है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या आया, क्यू बी बटा बी ओ। यहां पर देखिए जो आपका क्यू बी बटा बी ओ है, मतलब इन दोनों का अनुपात बराबर है सी आर बटा सी ओ, सी आर बटा सी ओ, मतलब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। अब इतना दिख रहा हमको है। तो भाई आपने जो है एक थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा था, वो क्या कहता है एक बार मैं समझाता हूं। जैसे अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, ये समझो जरा, त्रिभुज है, इसका नाम मान लीजिए पी क्यू आर है, और इसको एक कोई रेखा
ए बी है, जो इसके ध्यान दीजिएगा, ये रेखा ए बी इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में काट रही है। मतलब ये कि पी ए बराबर ए क्यू, ऐसे लिख दिया जाए, पी ए बराबर ए क्यू है, और ये बराबर में आपका दिया है पी बी बटा दिया है बी आर। अगर ऐसा है, मतलब भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो ए बी है, ए बी ये समांतर हो सकता है क्यू आर के, और इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, है ना। तो यहां पर भी वही बात है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर दे रखा है, और जब भुजाओं का अनुपात बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये वाली रेखा इसके समांतर, वैसे ही हाई बीसी क्यू आर के समांतर हो जाएगी मेरे भाई, ये कह सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसको लिखता हूं, जरा गौर करिएगा। लिखेंगे क्या कि अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ऐसे लिखेंगे पड़ेगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और थेल्स प्रमेय के विलोम से हमको क्या मिलने वाला, जरा गौर करेंगे। ये डायरेक्ट हमारे पास आएगा क्या कि BC समांतर QR, ये मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या कि BC समांतर में हो जाएगा आपका QR, और मेरे भाई हमको यही सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 तो कंप्लीट कर लिया। फिर भी मेरे भाई किसी को अगर दिक्कत होगी इस सवाल को लगाने में, तो एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका प्यारा सा कमेंट हम लोग को बड़ा ही उत्साहित करता है, जिससे हम लोग और अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा सके, ठीक ना। तो ये मैं हल हो गया आपका। अब आप इसको देख करके नोट कर सकते हैं। मैं मिटा करके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। ठीक है, मिटा दो इसको। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 अभी कंप्लीट किया है। अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं, और बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये समझकर लगाते भी हैं। तो ये कह रहा है मेरे भाई कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, ये प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहा है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग कीजिए। प्रमेय 6.1 ये थेल्स प्रमेय है, और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, उसमें कहेगा प्रमेय 6.2, जिसको हम लोग कहेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। यहां पर थेल्स प्रमेय है, जिसका प्रयोग करते हुए हमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब आपके पास एक त्रिभुज है, मैंने यहां पर माना भी सीखो कि माना ABC एक त्रिभुज है, जिसमें AB का मध्य बिंदु PQ है, और ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु। तो भैया त्रिभुज मैंने लिया ABC लिया, इसमें भुजा जो AB है, AB, इस AB का मध्य बिंदु P है। इसी बात मैंने यहां पर लिखा भी है कि माना ABC एक त्रिभुज है, जिसमें AB का मध्य बिंदु कौन है, P है ना। फिर कह रहा है क्या कि इस मध्य बिंदु P से, जो मध्य बिंदु P है आपका ये वाला, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इससे जो है आपको इस भुजा के समांतर या इसी से इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है। कह रहा है कि समांतर खींची गई रेखा। तो मैं क्या करूं, इस बिंदु से भुजा BC के समांतर एक रेखा मैंने इसे खींचा, और ये जो है इस बिंदु का मैं नाम देता हूं Q। तो कह रहा है क्या कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, मतलब इस वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ये कि जब मैं इससे खींचूंगा तो ये रेखा दो बराबर भागों में बट जाएगी। इस बात को कह रहा है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, अर्थात AQ बराबर QC हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो अब हमारे सवाल में क्या क्या दे रखा है उसकी हम लोग बात करते हैं। एक बार मैं हल करूंगा ना सवाल को, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगा कि यहाँ पर किसकी किसकी बातें की गई है और कैसे सवाल को लगाया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपके पास दिया है, ठीक ना, जो दिया उसको लिखते हम लोग हैं। क्या दिया मेरे भाई, दो बातें हैं यहाँ पर है। एक तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर पहला पॉइंट करके। पहला पॉइंट क्या है कि भुजा AB का मध्य बिंदु P है। चलिए लेते हैं, यहाँ पर है भुजा AB का
मध्य बिंदु, भुजा AB का मध्य बिंदु कौन है? P है, मध्य बिंदु P है, ये ले लिया मैंने। आज जब ये बिंदु P इस भुजा AB का मध्य बिंदु होगा तो ये दूरी AP और PB बराबर हो जाएंगे। मध्य बिंदु है मतलब बराबर हो गया। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं क्या कि AP बराबर में PB होगा। इसको मैं नाम दूं समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हमारे काम आने वाला है, इसलिए हमने इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। दूसरी बात मेरे बच्चे ये दिया है आपके पास सेकेंड वाले पॉइंट में कि जो रेखा PQ मैंने खींचा है वो भुजा BC के समांतर है, अर्थात ये कि PQ समांतर में आपका BC है, ये दूसरे पॉइंट में दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब जो तीसरी भुजा AC है ये दो भागों में बढ़ जाती है। हमें दिखाना है कि AC बराबर QC, ये साबित करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि सिद्ध करना है, एकदम ध्यान दीजिएगा जरा बच्चे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, देखिए जरा ध्यान से कि जो AQ है वो QC के बराबर है, AQ ये बराबर है QC के, ये साबित करना है। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है और इस सवाल को एकदम बढ़िया समझिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। अब कैसे सिद्ध करेंगे देखिए ध्यान से, हमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है। और प्रमेय 6.1 का मतलब ये हो गया कि हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है ना। तो करेंगे कैसे ये आप लोग जानते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने पिछले सवालों में बता चुका हूं। और इसका थेल्स प्रमेय का मतलब उत्पत्ति भी मैंने कराया कि थेल्स प्रमेय क्या कहता है और इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, उसी का हमें प्रयोग करते लगाना सवाल को, और इस बात को हमें साबित करना है या दिखाना इस चीज को है। तो मैं इस चीज को यहाँ हल कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से इधर, इस चीज को यहाँ पर हल करते हैं। क्या हल करेंगे मेरे भाई? पहली बात तो ये कि आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में PQ BC के समांतर है, ये लिखा जाए यहाँ पर त्रिभुज ABC में जो आपका PQ है ये समांतर किसके? BC के। और जब ये PQ BC समांतर है तो भैया इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। ये थेल्स प्रमेय कहता है कि जब ये भुजा इसके समांतर होती है तो इनके दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक ना, तो लिखा जाएगा यहाँ पर क्या कि अतः थेल्स प्रमेय से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, अतः थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय के आधार पर हमको क्या मिलेगा? देखिए मिलेगा पहले क्या कि AP मतलब इन दोनों का अनुपात AP बटे में PB, ये मिलेगा AP बटा हो जाएगा PB बराबर होगा इन दोनों का अनुपात, और ये हो जाएगा AQ बटा QC, AQ बटा हो जाएगा QC। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो AP है इस AP का मान PB के बराबर दे रखा है, तो हम समीकरण 1 से AP का मान उठा करके यहाँ रखेंगे। तो हमारे पास क्या आने वाला, जरा गौर करिएगा, ये आएगा इसलिए ये हो जाएगा PB, हाँ सॉरी AP का मान रखना है ना, AP का मान रखेंगे यहाँ पर, ये आएगा आपके पास क्या PB बराबर में हो जाएगा PB बटे PB बराबर ये आएगा AQ बटा हो जाएगा QC, PB से PB कटेगा और इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर क्या कि ये मैंने कहां से रखा है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखा है, ये कटेगा तो बचेगा 1 और 1 बराबर में आएगा आपके पास AQ बटा हो जाएगा QC, ये नहीं मिलेगा, इसका त्रिक मल्टीप्लाई कर डालो तो हमारे पास क्या आने वाला, ये आएगा AQ बराबर में हो जाएगा QC, यही हमें सिद्ध करना था। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है ये बच्चे, और इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 8 भी आने वाला है, ठीक ना, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको मिटा करके क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ता हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता क्या है, उसको समझते हैं, ठीक ना, मिटाता हूं इसको। तो प्यारे साथियों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया, अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 8, और जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमें थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान पूर्वक पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल थेल्स प्रमेय का विलोम है। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो बातें कहा था उसका उल्टा हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक ना। देखो एक बार मैं पढ़ता हूँ, समझ में आएगा सवाल। कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, मैंने कहा ना यहाँ पर हमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, वहां पर क्या था 6.1 का प्रयोग करना था।
तो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। सिद्ध कीजिए कि यहां पर शायद किसी त्रिभुज की बात कर रहा है, किसी त्रिभुज, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के लिखा होगा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं, मतलब आपके पास कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजा की बात कर रहा है, दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है या समांतर है, ये बात कह रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा सोल्यूशन में यहाँ पर बातें लिखी हुई है, देखो एक बार। मैंने माना यहाँ पर कि माना ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज मैंने मान लिया, बनाता हूँ इसका फिगर। कह दिया भाई कि मैंने कि ABC एक त्रिभुज मैंने लिया, यहाँ पर इसका नाम मैंने दिया A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB मतलब इसकी बात कर रहा है तथा AC मतलब इसकी बात कर रहा है का मध्य बिंदु P तथा Q है। तो मैंने कहा भाई AB का मध्य बिंदु आपके पास जाएगा P और इसका मध्य बिंदु जाएगा आपके पास Q। कह रहा है कि इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना था। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि ये रेखा इस भुजा के समांतर थी, तो हमें इसको मध्य बिंदु दिखाया था। अब यहाँ पर मध्य बिंदु है क्यों, तो हमें इस रेखा को इसके समांतर दिखाना है ना। तो आइए एक बार देखिए ध्यान से, हमारे सवाल में क्या क्या दे रखा है। पहली बात तो ये कि भुजा AB और AC का मध्य बिंदु P और Q है। इसको लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक ना, इससे थोड़ा लिख देने से क्लियर हो जाएगा सवाल कि हमारे पास क्या क्या है। दिया है कि भुजा AB का मध्य बिंदु और भुजा AB का मध्य बिंदु कौन मेरे भाई, दिख रहा होगा चित्र में आपको, मध्य बिंदु P है। आज जब मध्य बिंदु P है तो ये वाली भुजा इस AP और PB बराबर जाएंगे। तो मैं कहूंगा आपके पास क्या कि जो आपका AP है वो PB के बराबर होगा, बराबर सॉरी बटे लिख रहा हूं यहाँ पर, ये आपका AP बराबर में PB होगा, ये सवाल में आपसे कह रहा है। मैं थोड़ा सा एक काम ये करता हूं कि मैं AP बटे में PB लेकर आता हूं, मतलब ये कह लिया जाए कि हमारे पास ये हो सकता है AP बटा PB बराबर में आपका 1 हो जाएगा, बराबर में 1 आएगा, और इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और जब मैंने AB की बात किया तो मैंने ये रूप लिखा, जब मैं AC की बात करूंगा तब भी इसी जैसा बनाऊंगा कुछ, क्योंकि AC का मध्य बिंदु क्यों दिया है तो इसको लिखना पड़ेगा हमको। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि भुजा AC का, थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये भुजा AC का मध्य बिंदु, और भुजा AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए जरा, AC का मध्य बिंदु क्या दिया है, क्यों दिया है, तो इसका मध्य बिंदु क्यों है, चलो ये लेते हैं यहाँ पर। और जब ये क्यों है मध्य बिंदु AC का, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा क्या कि AQ बराबर हो जाएगा QC। अब देखिए ध्यान से, हम QC को जब बटे में भेजेंगे तो हमारे पास आएगा, इट इंप्लाइज दैट, ये आएगा AQ बटा QC बराबर में हो जाएगा आपके पास 1, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और 2 में इसका अनुपात 1 के बराबर है, इसका भी अनुपात 1 के बराबर है, दिख रहा है ना आपको, इसका अनुपात 1 के बराबर है, इसका भी अनुपात 1 के बराबर है, मतलब आपको ये दिख रहा होगा कि ये 1 है बेटा, ये चीज आपका 1 दिख रहा है, यहां भी 1 दिख रहा है, तो दोनों का अनुपात जब 1 है तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, है ना, ये कह सकते हम लोग हैं। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि समीकरण 1 और 2 से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से, और समीकरण 1 और 2 से क्या आने वाला है, देखिए ये आएगा क्या, AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, ये हमें मिलेगा, अर्थात आएगा AP बटा PB बराबर आएगा AQ बटा हो जाएगा QC, ये हमको मिला। अब देख रहे हैं क्या हम लोग कि जो AP बटा PB है, मतलब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर दिख रहा है, और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि जब भैया अनुपात बराबर हो ना तो ये वाली रेखा इसके समांतर हो जाती है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या कि अतः
थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, और थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या आएगा कि पी क्यू समांतर हो जाएगा आपके पास दिस, ये आएगा पी क्यू समांतर में आएगा बी सी, और हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। इसी बात को हमें सिद्ध करना था, क्योंकि तीसरी भुजा के समांतर है, इस बात को भी सिद्ध करना था, तो बड़े आसानी से हमने इसको सिद्ध कर लिया। थोड़ा सा एक चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या कि भैया आपके पास ये चीज दिया हुआ था, सिद्ध करने वाली बात मैंने लिखा था, यहाँ लिख लीजिएगा कि सिद्ध करना था या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, देखिए आपको सिद्ध करना था क्या कि PQ समांतर BC है, ये आपको सिद्ध करना था, तो इसी बात को मैंने यहाँ पर सिद्ध किया है। बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक ना। आप इसको नोट लीजिएगा। मैं अब इसको मिटा करके क्वेश्चन बढ़ता हूँ 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। देखिए तो प्यारे साथियों, हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा सा है सवाल लेंदी, लेकिन मजेदार बहुत है, ठीक ना। और अगर 9 समझ में आया तो इसके बाद जो क्वेश्चन 10 आने वाला है, प्रश्न नंबर 10, वो एकदम इसका उल्टा है, ठीक ना। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है क्या है। ये कह रहा है क्या हमसे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। मैं बनाता हूं एक समलंब चतुर्भुज, जैसे ये जरा गौर करिएगा, ये और ये बन गया आपका एक समलंब चतुर्भुज। इसका नाम देना है ABCD। चलिए ये हो गया A, B, यहां पर हो गया C, और ये D हो गया। कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। मैंने ABCD एक समलंब चतुर्भुज बना दिया, जिसमें कह रहा है कि जिसमें AB समांतर DC है, मतलब AB इसके समांतर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण का मतलब हम A को मिलाएंगे C से, B को मिलाएंगे D से, तो ये एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। देखो मिलाता हूं इसको मिलाएंगे हम लोग जो है बच्चे D से, इसको मिलाएंगे हम लोग जो है, इसको मिलाएंगे A से। चलिए ये दोनों जहां पर मिले उस बिंदु का नाम हमारे पास है O, इसका नाम हमारे पास हो गया O। ये कह रहा है सवाल आपसे। फिर उसके बाद हम लोग ये कहेंगे, देख रहे हैं क्या कि सवाल में जो आपके पास था उसके हिसाब से मैंने फिगर बना लिया। अब थोड़ा सा मैं इसको लिख भी देता हूं, यहाँ पर हूं सोल्यूशन में, कि हमारे पास क्या क्या दिया है। लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है, तभी ना क्लियर हो पाएगा। दिया मेरे भाई क्या दिया है कि आपका AB, जो आपका AB है वो DC के समांतर है। ये लिख लेते हैं यहाँ पर कि AB ये समांतर है आपका DC। हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए ध्यान से इधर लिखेंगे, सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना गौर करिएगा, सिद्ध करना है क्या कि AO बटे BO, ये तो कह रहा है ना आपसे सिद्ध करने के लिए, तो ये लिखेंगे AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये हमें सिद्ध करना है। अब उसके बाद हम लोग क्या करें, थोड़ा देखिए ध्यान से। हमें एक्चुअली में AO बटा BO मतलब AO बटा BO है ना, बराबर लाना है CO बटा DO ये चलना है। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे ना एक रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी, जरा गौर करिएगा। हम इस बिंदु O से AB के समांतर, AB समांतर नहीं तो फिर आप BC समांतर लीजिए, जो इच्छा करें आप ले सकते हैं। लेकिन बिंदु O से, इस बिंदु O से AB के समांतर एक रेखा PO खींचेंगे। ये रचना करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है, और बिना रचना किए इस सवाल शायद लगाना कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए बिंदु O से मैंने इस AB के समांतर एक रेखा PO खींचा या OP खींचा, ऐसे लिखेंगे। इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ पर क्या रचना में थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको रचना, कि बिंदु O से, बिंदु कहां से मेरे भाई O से, इस बिंदु O से AB के समांतर, बिंदु O से AB के समांतर
या इसको मैं यहां लिख रहा हूं समांतर को, AB के समांतर, AB के समांतर एक रेखा, AB के समांतर एक रेखा OP खींचा, OP खींचा। ये काम थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये है कि OP को मैंने AB के समांतर खींचा, इस OP को AB के समांतर खींचा है, तो ये मैं कहूंगा भाई कि OP समांतर आपका AB हो जाएगा। ये कहानी हमारे पास है। और आप पहले से जानते हैं तो भैया AB जो है ऑलरेडी समांतर किसके है, DC के। इसका मतलब अगर मैं इस OP को AB के समांतर खींचता हूं तो ये OP इस DC के समांतर ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB ऑलरेडी किसके समांतर है, DC के। तो जब AB DC समांतर है और AB OP के समांतर है, तो क्या OP DC समांतर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। फिलहाल तो बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा हमारे पास OP समांतर AB है। अब उसके बाद हम लोग क्या कहानी स्टार्ट कर सकते हैं, जरा गौर करिएगा। हमारे पास कहानी स्टार्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए भाई। देखिए ध्यान से, हम लोग कहानी स्टार्ट कर रहे हैं ये कि आप देख रहे हैं क्या, मैं त्रिभुज किसकी बात कर रहा हूं, त्रिभुज ABD की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस त्रिभुज ABD में देखो ध्यान से, इसकी बात कर रहा हूं, त्रिभुज ABD इसकी बात हुई पूरी, इसकी हम लोग इसी लिए चलेंगे। इसमें देख रहे हैं कि OP समांतर AB है, एकदम आराम से काम कर सकते हैं, थेल्स में लगा सकते हैं। तो यहां आप लिखेंगे त्रिभुज, जरा गौर करिएगा, त्रिभुज ABD में लिखेंगे, यहां पर त्रिभुज ABD में क्या दिया है कि OP समांतर AB है, यहां पर मैं निकाला भी हूं, तो ये आपके पास आएगा OP समांतर हो जाएगा AB। और जब ये वाली रेखा इसके समांतर है तो इन दोनों का अनुपात इसके अनुपात बराबर होगा। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है समझाने के लिए। देखो OP समांतर AB अगर हो गया तो इन दोनों का अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख रहा हूं यहां पर क्या कि अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय से क्या आएगा मेरे बच्चे, जरा गौर करेंगे। थेल्स प्रमेय से हमको क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा हमको क्या, ये आएगा AP बटा PD, ये मिलेगा हमको, आएगा AP बटा हो जाएगा PD बराबर में BO बटा OD, लेकिन मैं इसको OD लिखूंगा, सीधे DO लिखूंगा क्योंकि यहां पर DO की बात कर रहा है। तो बराबर में हमारे पास आएगा BO बटा DO, ये मिल जाएगा DO, और इसको नाम दे समीकरण नंबर 1। चलिए यहां तक तो मैंने कहानी स्टार्ट कर ली। अब उसके बाद जरा गौर करेंगे इस चीज को, देखिए ध्यान से, मैं इसको बना दे रहा हूं, ये वाला काम जो मिटाया था मैंने इसको बना दे रहा हूं, ये वाला, चलिए बना दिया मैंने। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, मैंने यहां समीकरण 1 तक पहुंचा। हमने कहा कि जो OP है वो AB के समांतर है और AB इस DC के समांतर है, तो भैया ये OP DC के भी समांतर हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इसलिए जरा गौर करेंगे, इसलिए त्रिभुज, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब त्रिभुज ACD में चलेंगे हम लोग, त्रिभुज ACD में। तो हमें इसका कोई काम नहीं, फिलहाल इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इस वाली चीज को पूरा मिटा दे रहा हूं। हमें जरूरत केवल किसकी है, ACD में चल रहे हैं। देखो ध्यान जरा, त्रिभुज ACD में आप देख रहे हैं क्या कि जो आपका OP है वो DC के समांतर है। क्यों? क्योंकि AB इसके समांतर था, तो क्या OP इस DC समांतर नहीं हो सकता? हो जाएगा बिल्कुल। तो ये कहूंगा भाई कि OP समांतर है आपका DC के, और जब ये रेखा इसके समांतर होगी तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, है ना। तो किससे लिखते हैं, ये थेल्स प्रमेय से लिखेंगे यहां पर कि अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है आप सभी लोग जानते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या आएगा हमारे पास कि AP बटा PD, ये मिलेगा हमको, AP बटा हो जाएगा PD बराबर में आपके पास आएगा AO बटा CO, करूंगा क्योंकि यहां पर CO की बात कर रहा है ना। तो ये आएगा हमारे पास AO बटा CO
और इसको मैं नाम दूं समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर नाम देता हूं इसको 2 नाम देता हूं। चलो समीकरण 1 के बाद 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं क्या कि एपी बटा पीडी है, यहां भी एपी बटा पीडी है, सॉरी एपी बटा पीडी रहेगा, पीडी ये हो जाएगा पीडी, एपी एपी बटा पीडी। तो कहने का मतलब इसमें ये वाला पक्ष इसके बराबर दिख रहा है, तो भैया ये दोनों भी आपस में बराबर दिखेंगे, है ना। तो क्या लिखा जाए यहाँ पर, समीकरण 1 और 2 से तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 से क्या हमको मिलेगा, देखो पहले एओ बटा बीओ लाना है, तो मैं इस वाले पार्ट लिख रहा हूं पहले। एओ बटा आपका था सीओ बराबर बीओ बटा डीओ, यह आएगा बीओ बटा डीओ, डीओ डीओ डीओ, ये मिलेगा। अब चूंकि एओ बटा बीओ दिया है और एओ बटा सीओ है, यहां पर बीओ दिया है, तो हम यहां इसको ला दे, इसको यहां ला दे, अरेंज कर लेते हैं इस चीज को। अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एओ बटा बीओ बराबर हो जाएगा सीओ बटा डीओ, और हमको यही तो सिद्ध करना था ना, अरेंज कर लेंगे, बहुत आसानी से सवाल सिद्ध हो गया, काफी बढ़िया सवाल था, ठीक है ना। तो बढ़िया से नोट कर लीजिएगा इस चीज को। किसी बच्चे का डाउट रहेगा तो इस सवाल में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि काफी ठीक ठाक सवाल है। हम मिटा करके अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, ठीक है ना मेरे भाई। मिटाता हूं इसको। प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। अब एक अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, और मैं सोच रहा हूं कि आपको इसमें थोड़ा बहुत हिंट दे करके आपको ये सवाल होमवर्क के रूप में छोड़ दूं, है ना, थोड़ा बहुत हिंट दे करके। जैसे मैं एक बार हम लोग सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद हिंट क्या दूंगा मैं समझ जाएंगे आप लोग। ये कह रहा है कि ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बनाते इस चीज को है। चलिए भाई ऐसे ऐसे खींच लिया जाए, खटाखट खटाखट, ये हो गया आपका, इसका नाम दिया जाए ए, ये ए है आपका, ये बी, ये सी और ये डी, इसका विकर्ण ये हो गया, इसका विकर्ण हम मिलाएंगे सी से और इसे को बिंदु ओ पर काटेंगे, है ना। कह रहा है कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, ये हमारे पास दे रखा है, मतलब एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, ये हमारे दे रखा है। तो मेरा दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है, एकदम ठीक क्वेश्चन नंबर 9 का उल्टा है ये, है ना। तो उस कैसे संबंध दिखाएंगे, हमें ये दिखाना है कि ए बी सी डी एक समलंब है, इसका मतलब हमें ये साबित करना है कि ए बी समांतर में डी सी। अगर हमने ये दिखा दिया तो हमें कहेंगे कि आपका ये समलंब है। समलंब दिखाने के लिए आपको ये दिखाना जरूरी है। और रचना आप जैसे किए थे कि बिंदु ओ से मैंने क्या किया था कि इसके ए बी के समांतर एक रेखा मैंने पीओ खींचा था, आगे यही काम करना है। उसके बाद इसमें जो है हमें थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करना है। वहां पर थेल्स प्रमेय था क्वेश्चन नंबर 9 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में थेल्स प्रमेय का विलोम प्रयोग करना है, जिससे हम ये दिखा सके कि ए बी समांतर डीसी है। ये दिखा देंगे तो आपका समलंब हो जाएगा। तो इस सवाल को मेरे भाई मैं आप लोगों को HW मतलब होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं, करके दिखाइएगा। नहीं लगेगा तो मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं लग पाया, मैं उसको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मैं चाहता हूं कि आपको हर एक बात बखूबी समझ में आए, समय ज्यादा न लगे चीजों को समझने में, बोरियत महसूस ना हो, ठीक है ना। तो ये मैं होमवर्क के लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ज्यादा पढ़े, मतलब पढ़ाई तो करें लेकिन ज्यादा बोरियत महसूस ना हो। ज्यादा पढ़ने से बोरियत महसूस होती है, इसलिए कम समय पढ़े लेकिन ठोस पूरा पढ़े। तो हम मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, और सभी साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना जरूर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार एंड जय हिंद।